तो जैसा कि पता है, हमने एक सीरीज़ शुरू की है जो 5 मिनट में एक टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं, बेसिक चीज़ों को देखते हैं और जो हमारे रिवीजन में काम आए। और हम ये सीरीज़ शुरू की है। कल हमने निर्वाचन को कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज हम भारत की न्यायपालिका के बारे में देखेंगे 5 मिनट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। भारत की न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य संविधान, कानूनों और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर मामलों को निपटारा करना है। न्यायपालिका भारतीय राज्य की तीसरी शाखा होती है। यह कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होती है। भारतीय न्यायपालिका का संरचना और कार्यविधि संविधान द्वारा निर्धारित होती है और यह लोकतंत्र की रक्षा, अधिकारियों की सुरक्षा और समाज में न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। न्यायपालिका की संरचना को देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका की संरचना दो प्रमुख भागों में बांटी जाती है। सुप्रीम कोर्ट यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जो संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। न्यायालयों के नेटवर्क, इसमें उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अन्य निचले न्यायालय आते हैं जो विभिन्न प्रकार के मामले और अपराधों का निपटारा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यह देश की न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका गठन आर्टिकल 124 के तहत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की संरचना और कार्य निम्नलिखित है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य, यह संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य जिम्मेदारी कानूनी विवादों का समाधान करना है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, राज्य सरकारों के बीच या राज्य और नागरिक के बीच हो सकते हैं। इसका उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है और इसके फैसले देश में सभी न्यायालय और प्रशासनिक निकायों के लिए बाध्यकारी होते हैं। संवैधानिक प्राधिकरण को समझते हैं। यह संविधान की व्याख्या करने हेतु इसे लागू करने का कार्य करता है। यह संविधान के किसी प्रावधान को चुनौती दी जाती है जो इसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा होता है। हाई कोर्ट को समझते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य समूह के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालयों के कार्य और संरचना इस प्रकार है। न्यायाधीशों की संख्या, उच्च न्यायालय में न्यूनतम एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश की संख्या राज्य की जरूरतों और केस लोड के आधार पर बदलती रहती है। इनका कार्य है, उच्च न्यायालय राज्य के भीतर उच्च न्यायिक प्राधिकरण होता है। यह राज्य के स्तर पर संविधान और कानून के मामलों का समाधान करता है। अपील का अधिकार, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। चलिए हम चौथे टॉपिक को देखते हैं, निचले न्यायालय। निचले न्यायालय में शामिल होते हैं जिला न्यायालय। यह सबसे निचला स्तर का न्यायालय होता है जो विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे नागरिक, आपराधिक, पारिवारिक, भूमि आदि का निपटारा करता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट और अन्य अदालतें, ये न्यायालय छोटी मोटी कानूनी समस्याओं और अपराधों का समाधान करते हैं। विशेष न्यायालय, कुछ विशेष मामलों के लिए जैसे भ्रष्टाचार, विशेष अपराध आदि के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को देखते हैं। आप जानते हैं कि न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। इसमें विधायिका, ना ही कार्यपालिका, किसी भी तरीके से इसकी बाध्यता नहीं है। भारतीय न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्वतंत्रता विधायिका और कार्यपालिका से न्याय के निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णयों को सुनिश्चित करती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तें संविधान द्वारा तय की जा सकती हैं ताकि वे बाहरी दबाव से मुक्त होकर कार्य को कर सकें। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम भी शामिल है जो न्यायपालिका के भीतर निर्णय लेने वाला एक निकाय है। न्यायाधीशों को कार्यकाल अस्थिर नहीं होता और उन्हें केवल अनुशासनहीनता या मानसिक अस्वस्थता के कारण ही हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और संविधान को जोड़ के देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का संरक्षक कहा जाता है। इसका कार्य संविधान की व्याख्या करना, उसे लागू करना। संविधान के अनुच्छेद 13 से 32 तक सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित किया जाता है जिनसे नागरिक को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संवैधानिक पुनरावलोकन शामिल है। संवैधानिक पुनरावलोकन को समझते हैं। संवैधानिक पुनरावलोकन का अर्थ है अदालतों और सरकार संसद द्वारा पारित कानूनों और फैसलों को संविधान के अनुरूप परीक्षण करती है। यदि कोई कानून या संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो वह कानून असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। न्यायपालिका की यह महत्वपूर्ण शक्ति है। न्यायिक सक्रियता को समझते हैं। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका सक्रिय रूप से समाज के विभिन्न मुद्दों में हस्तक्षेप करती है जैसे पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार उल्लंघन आदि। यह एक विकासात्मक दृष्टिकोण है जिसके तहत न्यायपालिका समाज की बेहतर स्थिति के लिए कानूनी फैसले सुनाती है। न्यायपालिका से संबंधित हालिया बदलाव को देखते हैं जिससे आपको करंट की चीज़ें भी अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव आ रहा है। जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती दी गई थी और कुछ मामलों में केंद्र सरकार ने इसे पुनः लागू करने की कोशिश की है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, न्यायपालिका में मामलों की गति को बढ़ाने के लिए और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में संबंधित मामलों के निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है।
अब हम न्यायपालिका को पढ़ चुके हैं। निष्कर्ष देखते हैं कि पूरा न्यायपालिका पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है। मैंने जो टॉपिक तैयार किया है, उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। कोई त्रुटि होती है या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। मैं अवश्य उन सारी चीज़ों को सुधार करूँगी। भारत की न्यायपालिका संविधान के तहत एक स्वतंत्र और सर्वोच्च संस्था है जिसका कार्य न्याय, समानता, संविधान की रक्षा करना। इसका कार्य विधायिका और कार्यपालिका से अलग होता है ताकि समाज में न्याय सुनिश्चित किया जा सके। न्यायपालिका के फैसले देश की कानूनी स्थिति को प्रभावित करते हैं और इसके द्वारा किए गए निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए अब हम आपसे कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई और टॉपिक आपको समझना है तो आप उसे बता सकते हैं कमेंट में। मैं आपको अगला टॉपिक उसी हिसाब से समझा दूँगी। आप हमसे जुड़े रहें उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल।